गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने बैटरीज कवर कर लिया था। बैटरीज में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के दो दो एग्जांपल्स, और बेसिक क्या होता है, बैटरी क्या होता है। उसके बाद उससे पहले सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी वाला कॉन्सेप्ट कर लिया था कि सॉल्युबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्यूशन बिहेव कर रहा है क्योंकि वो स्पेयरिंगली सॉल्यूबल है। उसके बाद ये वाला बताया था इम्पोर्टेंट, ये कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड, सॉल्यूशन दे रखा था, H2O दे रखा था और AgCl का हमें फाइंड करना था क्योंकि हम इस सॉल्युबिलिटी वाले फॉर्मूला में AgCl का कापा या फिर कंडक्टिविटी पुट कर रहे थे। बैटरीज प्राइमरी सेकेंडरी हो गया था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले फ्यूल सेल से। फ्यूल सेल के बाद कोरोजन है बस, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फ्यूल सेल्स है क्या? बेसिकली गैल्वेनिक सेल ही है, लेकिन बस इसमें क्या हो रहा है, कंबशन हो रही है फ्यूल की। किसी फ्यूल का करते क्या है, कंबशन ही करते हैं, उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है गैल्वेनिक सेल में, कंबशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, केमिकल एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उसको कन्वर्ट करता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करता है फ्यूल सेल की, किसी फ्यूल की कंबशन करके उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब फ्यूल क्या क्या हो सकते हैं? H2 गैस हो सकती है, कोई एल्कीन हो सकता है CH4, या फिर कोई भी हायर एल्केन हो सकता है लाइक पेंटेन ब्यूटेन कुछ भी। और क्या क्या हो सकता है इसमें? एल्कोहल हो सकता है, हाइड्राजीन हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब फ्यूल्स इसमें हो सकते हैं। तो हो क्या रहा है, कंबशन के फ्यूल के कंबशन की जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी तक हमने जितने भी सेल्स या बैटरीज पढ़े थे उसमें किसी में भी कंबशन की बात नहीं हो रही थी। फ्यूल सेल्स में कंबशन की बात होती है, किसे? फ्यूल की। अब इस सेल की खास बात क्या है? इसकी हाई एफिशिएंसी। इस फ्यूल सेल की खास बात क्या है? इसकी हाई एफिशिएंसी। अब इसकी हाई एफिशिएंसी के पीछे क्या रीजन है? जो भी हमने पीछे अभी तक बैटरीज या सेल्स पढ़े थे, फॉर एग्जांपल दिस, या फिर लेड स्टोरेज बैटरी या कोई भी, तो ये जो रिएक्शंस मैंने लिखी हैं ये ऐसे डायरेक्टली नहीं हो रही होती, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड ये इसका पूरा मैकेनिज्म रहता है। ये जो हमने लिखा है ये डायरेक्टली ऐसे नहीं हो रहा होता, कुछ मल्टीपल स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन फ्यूल सेल में जो ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी आती है वो हाई आती है। लेकिन जहां पे ही मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे हर स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है। तो फाइनल जो एनर्जी हमारे पास आई वो कम आती है एज कंपेयर टू जहाँ पे हम डायरेक्टली एक स्टेप में जो है कन्वर्जन कर ले। जो बच्चे लेट आए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फ्यूल सेल है हम पढ़ रहे हैं जो आज। फ्यूल सेल में हम कंबशन की बात कर रहे हैं किसी फ्यूल की, उस कंबशन से जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कोई भी फ्यूल सेल। ये एग्जांपल्स है फ्यूल सेल के, ये एग्जांपल्स है फ्यूल सेल के। जो फ्यूल्स हम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, कोई एल्कीन हो सकता है CH4 या हायर एल्केन कोई भी, इथेनॉल या फिर अल्कोहल, हाइड्राजीन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब एग्जांपल्स है जो फ्यूल सेल में जो फ्यूल है वो यूज होता है जहां जहां। इनकी हाई एफिशिएंसी रहती है, अगर कंपैरिजन करो डेटा के टर्म्स में तो इसकी 70% के अराउंड यूजली एफिशिएंसी रहती है फ्यूल सेल में। लेकिन जो भी अभी पीछे हमने मल्टीपल स्टेप्स वाले बैटरीज वगैरह पढ़े उसमें ऑलमोस्ट 40% के अराउंड कुछ एफिशिएंसी आती है। तो
ये बेटर है, हमारे ज्यादा एफिशिएंसी दे रहे हैं। और इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप फ्यूल जो है वो देते रहोगे इन्हें, वैसे वैसे आपको एनर्जी जो है मिलती रहेगी। जैसे ही आपने फ्यूल का सप्लाई यहाँ पे कट किया, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड एज लॉन्ग एज दिस फ्यूल इज बीइंग प्रोवाइडेड। दिस इज फ्यूल सेल। लिख लो इस स्लाइड पे जो जो है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो हाई रहती है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स रिएक्शंस देखेंगे इन एग्जांपल्स के। ओके, H2O2 फ्यूल सेल है पहला एग्जांपल यहाँ पे। ये H2 का इनलेट है यहाँ पे, ये O2 का इनलेट है यहाँ पे, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में हमें वाटर मिलता है। बाय प्रोडक्ट क्यों बोल रही हूँ उसको, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया इसका OH-। तो अब हमें फ्यूल सेल में भी, जैसे हमने बैटरीज में रिएक्शन देखती है, वैसे ही हमें फ्यूल सेल में भी यहाँ पे रिएक्शन दिखनी है। तो रिएक्शन में एनोड पे हमेशा फ्यूल रखना है। जो भी फ्यूल सेल होगा उसमें एनोड पे हमेशा फ्यूल रहेगा और कैथोड पे हमेशा ऑक्सीजन गैस रहेगी। तो एनोड पे हमारा, क्योंकि ये फ्यूल H2O2 फ्यूल सेल है, तो H2 हमारा फ्यूल है, H2 को हम एनोड पे रखेंगे तो H2 की ऑक्सीडेशन होके कहाँ जाएगा, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन की बात। और ऑक्सीजन की रिडक्शन की बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। यही रिएक्शन करी थी, O2 + 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इससे मिल रहा था वाटर कितना, 2। बैलेंस हो गई O2 + 4H +4 इलेक्ट्रॉन, 2H2 हमें यहाँ पे मिल रहा था। तो अब अगर हम इसकी नेट रिएक्शन लिखें तो आ गई। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैंसिल आउट करने के लिए। तो 2H2 + O2, बाकी चीजें कैंसिल सब, और यहाँ पे 2H2 प्लस जो भी केमिकल एनर्जी इसकी कंबशन से रिलीज हुई। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप कंबशन रिएक्शंस पढ़ते थे, तो उसमें क्या था, किसी भी फ्यूल को बर्न करने पे केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही थी। बस ये फ्यूल सेल क्या कर रहा है, उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये रिएक्शन हो गई H2O2 फ्यूल सेल की। अब इसको यूज कहाँ किया गया था, स्पेस मिशन में। अपोलो स्पेस मिशन में सबसे पहले इस फ्यूल को यूज किया गया था। क्या रीजन था, इससे हमारे दो दो काम बन रहे थे एक ही सेल से। पहला तो ये कि हमने H2 और O2 इसको देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ गई। ठीक है, हाँ, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ गई। एक तो हमारा ये काम हो गया। दूसरा काम ये, हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट आ गया वाटर। बाय प्रोडक्ट आ गया हमारे पास वाटर। तो दो 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 काम हो गए हमारे इस एक ही फ्यूल सेल से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गई उस स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए, और H2O भी आ गया हमारा सारे काम करने के लिए। इसको लिख लो। ओके, नेक्स्ट है हमारा मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फिर से वही काम करेंगे, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस लिखेंगे। एनोड पे फ्यूल को रखेंगे और कैथोड पे ऑक्सीजन। फ्यूल है इस बार हमारा मीथेन, CH4। तो CH4 की ऑक्सीडेशन होके ये जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके CO2 और 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे रिलीज करता है कार्बन की ऑक्सीडेशन। उसके बाद कैथोड की सेम वही रिएक्शन रहने वाली है, चाहे कोई भी फ्यूल सेल हो। O2 क्योंकि रिड्यूस होके वहीं जाएगा H2O में, 2 H2O मॉलिक्यूल्स। फिर से नेट रिएक्शन लिखेंगे तो CH4 प्लस, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो CH4 + 2O2, 4 4H2O, और क्या बचा, CO2। इसमें क्या इम्बैलेंस्ड रह गया, O2
CO2 2H2O। चलो बैलेंसिंग आप देख लेना। अगर आप चैप्टर 1 मोल कंसेप्ट याद करो, क्लास 11th का मोल कंसेप्ट अगर याद करो, तो उसमें आपने हाइड्रोकार्बन के कंबशन रिएक्शंस पढ़े थे। उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाना और परसेंटेज जो जो भी था वो अगर आप याद करो, तो उसमें हाइड्रोकार्बन के कंबशन की बात हो रही थी। और जहां पे भी किसी हाइड्रोकार्बन का अगर हम कंबशन करते हैं तो क्या क्या रिलीज होता है, H2 और CO2। हमेशा याद करो, अगर H2 और CO2 जो है रिलीज होता है, तो ये नेट रिएक्शन वहीं से आई है। और ये हो गई उसकी ऑक्सीडेशन और ये हो गई उसकी रिडक्शन। बैलेंसिंग एक बार देख लेना, बैलेंस नहीं हो रही है ये ढंग से, कुछ गड़बड़ हो गई है ऊपर, वो बैलेंसिंग हम देख लेंगे इसको। तो ये हो गया आपका मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करो एक बार, DPP 6 का। H2O2 फ्यूल सेल में द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड इज। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी H2O2 फ्यूल सेल में? ऑक्सीजन की रिडक्शन, ऑप्शन ए। गुड, ऑक्सीजन की रिडक्शन, H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4OH माइनस। ये रिएक्शन मतलब जो ऑक्सीजन की रिडक्शन रिएक्शन है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने लिखवाई थी O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2H2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। कैसे? ये H2O मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि H2O को हम फर्दर लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस में। इस वाले H2 को भी H प्लस OH माइनस में लिख के देखना, इस वाले H2 को भी OH H प्लस और OH माइनस में लिख के देखना। बाकी जो कैंसिल होके आएगा तब देखोगे कि दोनों जो है सेम रिएक्शन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होंगे। तो कई जगह पे आपको O2 की रिडक्शन रिएक्शन इस फॉर्म में भी लिखी हुई मिलेगी, H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग 4OH माइनस। गुड, ऑप्शन ए। अब हम पढ़ लेते हैं कोरोजन। तो कोरोजन है क्या, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा या आसपास देखते हो। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, दैट इज रस्टिंग। लेकिन अगर लोहे की जगह कोई और मेटल हो, वो खराब हो जाए, तो जनरली मेटल्स के खराब होने को हम बोल रहे हैं करोजन। एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट करके जो मेटल खराब हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं करोजन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार, प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल, प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल by reaction with environment, process of deterioration of metal by reaction with environment। environment के साथ react करके जो deteriorate हो गया, हाँ, resting is example of corrosion। अगर हम वो metal जो है वो specifically iron ले ले, तब जो corrosion होता है उस corrosion को बोल रहे हैं rusting। अब ये जो जंग होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2, मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए हैं इस Fe2O3 में। हाँ, ये रस्टिंग ही है, सही कह रहे हो। अगर कोई मेटल हो तो उसको बोल रहे हैं करोजन, और अगर वो मेटल स्पेसिफिकली आयरन हो तो उस कोरोजन को बोल रहे हैं रस्टिंग। उस कोरोजन का एक स्पेशल नाम दे दिया आयरन के लिए, स्पेशल रस्टिंग। तो ये हो गया Fe2O3.XH2। अब Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे? +3। गुड, 2x-6 0, x आ गया यहाँ पे +3। Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये एक डायग्राम एनसीईआरटी से लिया है मैंने,
आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की लूज करके आयरन 2+ बना रहा है, और वो आयरन 2+ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है। अब इसकी डिटेल में रिएक्शंस देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रस्टिंग क्या क्या है। तो ऑक्सीडेशन तो उसी की हो रही है, मेटल की हमने देख लिया अभी, जैसे आयरन हमने देखा पीछे, आयरन ऑक्सीडाइज होके जा रहा है, आयरन 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है इस प्रोसेस में। रिडक्शन होती है यहाँ पे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का वही रिएक्शन O2+ 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2H2O की रिडक्शन रिएक्शन O2 की। अब इसकी जो नेट रिएक्शन आती है Fe+O2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 2 मल्टीप्लाई, तो 2Fe+O2 और 4H+ 2Fe2+ और यहाँ पे 2H2O। अब फर्दर ये आयरन 2+ और ये वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं कैसे, 2Fe2+ और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ Fe2O3 और ये 4H+ रिलीज हो जाते हैं यहाँ पे। अब ये Fe2O3 हो गया यहाँ पे, ये दो, और ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 आयरन 2+ प्लस 2H2O, ये आई एनवायरमेंट से ऑक्सीजन, उसके साथ ये रिएक्ट करके Fe2O3, ये हमारा हो गया रस्ट, और H+ इस प्रोसेस में रिलीज हो गया। ये हो गई रस्टिंग की रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नेट रिएक्शन, और उसके नेट रिएक्शन के बाद भी जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कर रहे हैं उसकी भी, और ये भी O2 भी एनवायरमेंट की है। ठीक है। नोटेड। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। कोरोजन कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो हो किसकी रही है कोरोजन, मेटल की। तो पहली चीज तो मेटल ही आ जाती है कि मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही ज्यादा होगा, किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा जल्दी करोड करेगा, ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो एक तो ये हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कोई प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के लिए एक अच्छा और मीडियम मिल गया, और अच्छा मीडियम मिल गया तो कोरोजन और जल्दी होने लगेगा। इसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर कोई मतलब इम्प्योरिटी लिखा हो वहां पे कि अगर कोई इम्प्योर है, कि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके साथ, तो उस इम्प्योरिटी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इम्प्योरिटीज को भी हम बोलते हैं कि वो करोजन को अफेक्ट करते हैं। चौथा एक फैक्टर टेम्परेचर आ जाता है, लेकिन टेम्परेचर का फैक्टर हमें पढ़ना नहीं है इसमें। टेम्परेचर अफेक्ट करता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक लिमिट में। ठीक है, हमें इन तीनों फैक्टर्स पे ही फोकस करना है, इस पे बहुत लिमिट में ये अफेक्ट करता है, ये हमें पढ़ना भी नहीं है। ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। तो पहला तरीका तो आप सब लोगों ने देखा ही है, जैसे लोहे को अगर हम पेंट कर दे, लोहे को अगर हम पेंट कर दे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर इस सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी, मतलब कांटेक्ट जो है वो कट हो जाएगा मेटल के साथ। तो अगर आयरन ये अंदर है, बाहर उसकी पेंट लगा दिया, तो अब ऑक्सीजन और वाटर जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, गैल्वेनाइजेशन भी है, तो ऑक्सीजन और वाटर उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे हमारा मेटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो पहला तरीका हो गया बाय सरफेस कोटिंग।
बाय सरफेस कोटिंग, बाय अप्लाइंग ऑयल या फिर पेंट या फिर कोई केमिकल। एग्जाम्पल बिस्फिनॉल। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक ऐसा केमिकल जिसको अप्लाई करने से कोटिंग हो जाएगी मेटल के ऊपर, उसका सप्लाई कट हो जाएगा ऑक्सीजन और वाटर से, और कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आयरन को। तो इससे क्या हो गया, हमारा कांटेक्ट जो है वो मेटल का खत्म हो गया O2 और H2O के साथ। अब इसी में मतलब सरफेस कोटिंग का एक स्पेशल नाम है, एक और तरीका इसी का, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब इसके नाम में ही क्या है, सैक्रिफिशियल मतलब सैक्रिफाइस हो रहा है कुछ, और वो क्या है, वो सब्सटेंस क्या है जो सैक्रिफाइस हो रहा है, वो है कोई ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है आयरन से। कोई ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है आयरन से। तो अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो आयरन से पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो खुद सैक्रिफाइस हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया या खुद करोड हो गया इन ऑर्डर टू सेव आयरन। लोहे पे जंग ना लगे तो वो खुद जो है, खुद को जो है उसने सैक्रिफाइस कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था। वो देखा है एक मूवी का सीन, जो चलो नहीं देखा होगा छोड़ो, जिसमें वो कहता है, एक्टर का नाम भूल गई मैं, वो लेट जाता है, वो कहता है कि जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जा। सिमिलरली यहाँ पे सैक्रिफाइस, अब वो उसको कोरोड करके तभी वो आयरन तक पहुंच सकता है, ऐसे वो नहीं पहुंच सकता डायरेक्टली। तो अब वो मेटल कौन कौन से हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है आयरन से? जिंक है, निकल है, क्रोमियम है, ये सारे एग्जांपल्स हैं मेटल के, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहता है। इनको हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जब हम जिंक की कोटिंग करेंगे आयरन पे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक के लिए एक फैंसी सा नाम अलग से दे रखा है, गैल्वेनाइजेशन। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कौन सा मेटल यूज हो रहा है ये पूछ लेते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये पूछ लेते हैं। पहला मेथड हो गया ये बाय सरफेस कोटिंग। दूसरा तरीका है बाय एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अगर हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन उस पर अप्लाई करते हैं, अब वो एंटी रस्ट सॉल्यूशन में कुछ खास केमिकल है, वो क्या है, एल्कलाइन फोस्फेट या फिर एल्कलाइन क्रोमेट। एल्कलाइन फोस्फेट या फिर एल्कलाइन क्रोमेट। पहले तो यही समझते हैं ये एल्कलाइन क्यों है, एल्कलाइन वर्ड क्यों है, एसिडिक क्यों नहीं है। क्योंकि अगर हम रिएक्शन देखें फिर से पीछे जाके कोरोजन की या रस्टिंग की, तो यहाँ पे O2+4H++4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिडक्शन जल्दी हो जाएगी अगर एसिडिक मीडियम हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम एल्कलाइन या फिर बेसिक फोस्फेट या बेसिक क्रोमेट हम यहाँ पे यूज करते हैं। और ये फोस्फेट और क्रोमेट क्या है, आयरन के साथ रिएक्ट करके FePO4 बना लेता है, मतलब बैठ जाता है उसके ऊपर, कुछ उसको नुकसान नहीं करता, बस बैठ जाता है उसके ऊपर। अभी के लिए इतना ही समझ लो, मतलब आपके लेवल तक इतना ही काफी है, और डिटेल में नहीं घुसना है फोस्फेट और क्रोमेट में अभी। तो एल्कलाइन क्यों, क्योंकि एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे OH- और ये FePO4 और आयरन क्रोमेट यहाँ पे बना लेता है। तो ये हुए एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। कर लिया नोट? ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक तरीका है कैथोडिक प्रोटेक्शन का। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन का क्या तरीका है, ये आयरन की कोई पाइप है जो ऐसे अंडरग्राउंड लगाई हुई है। अब अंडरग्राउंड अगर वो लगाई हुई है, तो क्या है, जमीन में मॉइस्चर है, सॉइल में मॉइस्चर है और ग्राउंड वाटर भी है हमारे पास, राइट। तो उससे मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे, मतलब जंग से हम बचाएं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनोड को या फिर एक मेटल को, कोई ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है आयरन से, उससे यहाँ पे हम इसे वायर से और बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके कनेक्ट कर देते हैं ऐसे ही जमीन के अंदर ही। तो होता क्या है, अब यहाँ पे वो मेटल जो है वो करोड हो जाएगा,
और उससे निकलते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आयरन तक जाते रहेंगे। तो अगर आयरन करोड होने की कोशिश भी करेगा, Fe2+ बनाने की कोशिश भी करेगा, तो वो यहीं से दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना वापस से आयरन या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो एनोड यहाँ पे ले लिया, मतलब हमने एनोड ले लिया आयरन को कैथोड पे रखने के लिए। आयरन को कैथोड पे रखने के लिए हमने कोई अलग से एनोड ले लिया। इसी प्रोसेस का नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शन। वो एनोड पे हम क्या क्या ले सकते हैं? सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैग्नीशियम है, या फिर जिंक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयरन। तो यहाँ पे क्या होगा, उसी की तरह एक तरह से सैक्रिफिशियल ही है, लेकिन सैक्रिफाइस खुद हो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या था, बस हम सरफेस पे कोटिंग कर रहे थे, और इसमें क्या है कि अलग से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनोड पे मैग्नीशियम या फिर जिंक जो है ले सकते हैं। ये प्रोसेस है कैथोडिक प्रोटेक्शन का, कि अलग से कनेक्ट कर दिया कोई एनोड, सो दैट आयरन जो है वो कैथोड पे रहे। तो हमने कोई हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला मेटल उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी वही चीज की यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्टली नहीं जाएंगे, मतलब ऐसे कोई वायर लगा दी तो सीधा सीधा चले जाएंगे, नहीं। और भी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें कनेक्टेड होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को टू गो टू आयरन। सो दिस वाज कैथोडिक प्रोटेक्शन। और यहाँ हो गए हमारे तरीके कोरोजन को रोकने के या आयरन रस्टिंग को रोकने के लिए। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया है। अब हमारे बचे हैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, डीपीपी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट करेक्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? बताओ आंसर। गुड। बाकी तीनों तरीके हमने देखे थे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, लेकिन ऑप्शन डी, अगर हम एसिडिक कर देंगे तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होने लगेगा वाटर में। क्वेश्चन 8, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। जिंक के ऊपर अगर हम आयरन की कोटिंग करते हैं तो जिंक जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होगा, उसके पीछे क्या रीजन है? हम्म। और बच्चे बताओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला था, जिंक का ज्यादा है आयरन से। तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, ऑक्सीडेशन मेंशन नहीं किया है, तो हम बाय कन्वेंशन क्या ऐसे लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा हो जाएगा फिर? आयरन का एज कंपेयर टू जिंक। तो इसका मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो इसका लेस नेगेटिव। तो ऑप्शन क्या कौन सा हो गया? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, ऑप्शन ए। गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding corrosion is true? फैक्टर्स अफेक्टिंग corrosion वाले से क्वेश्चन।
ऑप्शन बी, ये तो मैंने बताया था ना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से अफेक्ट होता है करोजन। अगर आप किसी मेटल को या फिर आयरन को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर दो तो वो जल्दी करोड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइन सोल्यूशन में, सॉल्ट के सोल्यूशन में अगर आपने आयरन को डिप कर दिया तो वो जल्दी करोड होगा। इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं उसे तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी ट्रेवल करने लगते हैं। ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ये तो मैंने बताया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्क्रैचेस इन मेटल अफेक्ट द रेट ऑफ करोजन। स्क्रैच करने से मेटल को ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज हो गया, ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज हो गया तो करोजन जल्दी होगा। या फिर अगर इस ऑप्शन से ये कहना चाह रहे थे कि हम, अगर वो पहले से पेंटेड था फिर हमने उसको स्क्रैच कर दिया तो ज्यादा एरिया एक्सपोज हो गया। दोनों तरीकों से वही फाइनल आ रहा है कि मोर एरिया एक्सपोज, मोर एरिया अगर एक्सपोज हो गया तो करोजन ज्यादा होने लगेगा। ए बी और सी तो मैंने बताया था कि वो अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने बताया था कि डज, इन्होंने लिखा है डज नॉट डज नॉट डज नॉट, इसलिए ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन रस्ट इज। रस्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी होती है? +3। गुड। तो ये हो गए हमारे डीपीपी के सारे क्वेश्चंस। अब कुछ पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो मेंस 23 में आया हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी से क्वेश्चन। इसमें से बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फॉर लेड स्टोरेज बैटरी। आराम से सोच के, अपने नोट्स देख के, अगर याद नहीं है क्या रिएक्शंस हो रही थी तो अपने नोट्स देख के उसमें से बताओ। ऑप्शन बी 2 3 4। 2 3 4। 2 4 तो करेक्ट है बच्चे, लेकिन PbO2 जो था वो कैथोड पे था। अच्छा ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर इस क्वेश्चन को हम बिना याद करे भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट जो है, ड्यूरिंग चार्जिंग PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू PbO2। यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे लेड की है +2, यहाँ पे लेड की है +4। तो वो कह रहा है कि ड्यूरिंग चार्जिंग PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू दिस, मतलब चार्जिंग के टाइम पे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और वो एनोड पे है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है चार्जिंग के टाइम पे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब केमिकल एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था, ये वाला प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी देने वाला प्रोसेस तब करा रहे थे जब उल्टी रिएक्शन करानी हो, मतलब +4 से जब उसे +2 ले जाना हो तब वो रिएक्शन हो रही थी। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। एनोड पे अगर ये कह रहे थे तो ड्यूरिंग चार्जिंग नहीं था, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग होता। Option 2, during charging of battery, PbSO4 on cathode is converted into PbO2। अब ये स्टेटमेंट सही है। PbSO4 में क्या है +2, PbO2 में क्या है +4। +2 से +4 जा रहा है और इन्होंने बोला कैथोड पे है, तो कैथोड पे होनी तो चाहिए थी रिडक्शन, +4 से +2 जा रहा था
लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग, और चार्जिंग में उल्टी रिएक्शन हो रही होती है, इसलिए ये कैथोड पे भी हमें ऑक्सीडेशन होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये कब हो सकती है, जब उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। थर्ड, lead storage battery consists of grid of lead packed with PbO2 as anode. PbO2 अगर एनोड पे होता बच्चे, तो ये तो ऑलरेडी +4 में है, तो इसको ऑक्सीडाइज करके हम फर्दर कहाँ ले जाते हैं, कहीं नहीं। पीबी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, तो PbO2 एनोड पे नहीं होगा, PbO2 कैथोड पे होता, +4 से +2 जाता। एनोड पे अगर ये लिखा है इन्होंने, तो ये फर्दर तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फोर्थ, लेड स्टोरेज बैटरी हैज 38% H2SO4, ये तो बताया ही था। तो 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2 एंड 4। समझ आ गया ये? ओके। थोड़ा सा सोचना था वैसे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक था क्वेश्चन ये। और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन? थोड़ा सा सोच के बताओ इसको। सी कह रहे हो। Dissolved acidic oxides SO2 and NO2 act as catalyst in the process of rusting. बच्चे अगर वो एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक वर्ड जहां पे आ गया, उसका मतलब क्या था कि रस्टिंग जल्दी होने लगेगी। और जिस, अच्छा कैटलिस्ट चलो आपने पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं है क्या होता है, लेकिन कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं किसी रिएक्शन को। तो अगर हमने उसमें एसिडिक डाल दिया, एसिड वर्ड डाल दिया, तो उस रस्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, रिएक्शन को अगर वो स्पीड अप कर देगा, तो ये वाली ऑप्शन तो करेक्ट है। तो उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, फिर से सोचो आप। ऑप्शन बी, व्हेन पीएच लाइज अबव 9 और 10। 9 और 10 क्या है, बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस अगर हमने ले ली, तो H प्लस को वो OH माइनस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, आपस में वाटर फॉर्म कर लेंगे। तो इसलिए H प्लस और OH माइनस जो है, मतलब न्यूट्रलाइज अगर हो गए, तो रस्टिंग नहीं होगी। ये ऑप्शन तो करेक्ट है। उन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का आंसर है ये ऑप्शन ए, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इन्होंने बोल दिया इवन इफ द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ, अगर वो कोटिंग उसको कर दिया और वो उतर रही है, तब तो रस्टिंग होगी, तब प्रिवेंट तो होगी नहीं। पीलिंग ऑफ का मतलब क्या है, कि वो कोटिंग जो है उतर गई है, पील ऑफ हो रही है। तो ऑप्शन ए, कोटिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट्स रस्टिंग, टिन से हाँ होती है, लेकिन अगर टिन की कोटिंग उतर रही है, तब तो रस्टिंग होने लगेगी, प्रिवेंट नहीं होगा। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, सिर्फ यहाँ तक नहीं पढ़ना था, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है। अगर टिन की कोटिंग उतर रही है, तो रस्टिंग होने लगेगी। बेसिक कंडीशंस में याद है वो एल्कलाइन क्रोमेट और एल्कलाइन फॉस्फेट यूज कर रहे थे, वो बेसिक कंडीशन से तो थी, बेसिक कंडीशंस में रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। Fourth, rusting of iron is envisaged as the setting up of electrochemical cell on the surface of iron object. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही बिहेव कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, एनोड कैथोड की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो नॉट करेक्ट है अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ आ गया? हाँ, पीलिंग ऑफ का मतलब यही है, जैसे
दीवारों पे से नहीं पपड़ी उतरने लग जाती, सिमिलरली उसी तरह से, जो मतलब पेंट उतरने लगता है जैसे जैसे, वही बात हो रही है पीलिंग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ, इजी, फ्री के 4 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन, ठीक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडवांस का है ये, एक बार इसको ध्यान से रीड करो, बाकी मैं करवा दूंगी अगर थोड़ा टफ लगे। कंडक्टेंस दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है कि वो एक H प्लस जो है देगा। मोनोबेसिक का मतलब क्या है, वो एक H प्लस देगा। डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ कंडक्टिविटी सेल कंसिस्टिंग ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 120 सेंटीमीटर। डिस्टेंस का मतलब क्या है, एल की वैल्यू दे दिया उसने दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। एरिया दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। और क्या दे रखा है, कंडक्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी इतना साइनस। ये दे दिया उसने कंडक्टेंस की वैल्यू या फिर जी की वैल्यू। जी की वैल्यू दे रखी हो, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने देखा नहीं था, अब देख रहे हैं। पीएच ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है 4। वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम इज जेड इंटू 10 की पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो z की वैल्यू क्या है, मतलब क्या पूछ रहा है, लैम्डा नॉट m की वैल्यू। क्या क्या दे रखा है पहले एक बार लिख लेते हैं। मोलारिटी दे रखी है 0.0015, लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंडक्टेंस दे रखा है 5 × 10 की पावर -7 साइमंस या फिर ओम इनवर्स, पीएच दे रखा है 4, और लैम्डा नॉट m की वैल्यू उसने पूछी हुई। 1 मिनट इसको सोचो, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच कैसे सोचोगे, लैम्डा नॉट एम हमें निकालना है, तो लैम्डा नॉट एम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज जो जो दिमाग में आ रहे हैं उनको लिख के देखो, और ये देखो कौन सा अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं गिवन कि जो जो भी दे रखा है। हाँ बच्चे, नेक्स्ट क्लास से काइनेटिक स्टार्ट करेंगे। कल तो होती नहीं है आपकी, परसों से। कल कल में अपना अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो भी सामने आ रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि ये ना हो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया और अब इसी वाले की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। अब इस क्वेश्चन को सोचो एक बार। मल्टी स्टेप क्वेश्चन है, काफी चीजें दे दी है, काफी चीजें निकालनी पड़ेंगी तब जाके ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो देखो, अगर सोच लिया है थोड़ा बहुत, तो लैम्डा नॉट के हमने कुछ कुछ पढ़े थे कि लैम्डा नॉट हम इंडिविजुअली अगर h प्लस a माइनस का सम कर दे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लैम्डा नॉट का ऐसा दे नहीं रखा। उसके बाद दे क्या रखा है, कंडक्टेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है, एल दे रखा है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा था, वो लिखो जरा। क्या फॉर्मूला बन रहा था, जब कंडक्टेंस हो, एरिया हो, लेंथ हो, हम इससे कुछ निकाल सकते थे, राइट। एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था कंडक्टेंस में, क्या निकाल सकते हैं इससे, के कापा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारा इससे फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाय एल, ये फॉर्मूला था हमारे पास। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कापा। ठीक है, हमें एक हिंट मिल गया, इसने जो जो दे रखा है हम उससे कापा जो है फाइंड कर सकते हैं। कापा का और कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कापा कहीं रिलेट हो रहा था मोलर कंडक्टिविटी में, कहीं रिलेट हो रहा था, कापा इंटू 1000/m पढ़ा था। एम भी दे रखा है हमें, तो कापा हम निकाल सकते हैं, लैम्डा एम हम फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा एम को क्या हम यूज कर सकते हैं लैम्डा नॉट निकालने के लिए, लैम्डा एम को यूज करके क्या लैम्डा नॉट निकाल सकते हैं, लैम्डा नहीं निकाल सकते।
अल्फा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा एम को यूज करके मैं कह रही हूँ कि लैम्डा नॉट एम हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब ये वाले का इस फॉर्मूला को यूज करना है, ये एक और हिंट कहाँ से मिला, क्योंकि पीएच दे रखा है। और अगर पीएच दे रखा है तो हम एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं तो अल्फा हम इससे बता सकते हैं। ये हो गई हमारी क्वेश्चन की अप्रोच। ऐसे ऐसे इसको हमने अप्रोच किया। अप्रोच समझ आई? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको सॉल्व करना। तो हमें अल्टीमेटली इस फॉर्मूला पे पहुंचना है ताकि हम लैम्डा नॉट फाइंड कर सके। लैम्डा एम निकाल सकते हैं हम और अल्फा निकाल सकते हैं। चलो पहले अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा निकाल के देख लेते हैं। कोई मोनोबेसिक एसिड है तो वो एक ही एच प्लस देगा, तो ये डिसोसिएट होगा ए माइनस और एच प्लस में। तो ऐसा करते टाइम हमने बोला था कि सी माइनस सी अल्फा, तो यहाँ पे सी अल्फा बनता था और यहाँ पे सी अल्फा बनता था। तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई सी अल्फा। और एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे नहीं रखी, पीएच दे रखा है, तो पीएच से हम एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। पीएच क्या होता था, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और इससे एच प्लस क्या आता था, पीएच की पावर -10। तो यहाँ पे क्या आ गई, एच प्लस की पावर, सॉरी 10 की उल्टा लिख दिया मैंने, 10 की पावर माइनस पीएच। तो यहाँ पे हो जाएगी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर pH 4 -4, कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.0015 दे रखी है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/0.0015 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको अभी मैं ऐसे ही कुछ भी सॉल्व नहीं करते, लास्ट में कर लेंगे। 10 की पावर -5/0.0015। इसको सिंप्लीफाई करके भी अगर हम लिख दें, 15 इंटू 10 की पावर -4 लिख देती हूँ, तो ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/15 आ जाएगा, राइट। 10 की पावर -4 नीचे 15 इंटू 10 की पावर, हाँ। तो ये माइनस, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आ गई, हमारा एक स्टेप इसमें से हो गया। दूसरा स्टेप हमारा इस लैम्डा को कैलकुलेट करना। तो पहले हम कापा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पहला स्टेप हो गया था। दूसरा स्टेप, कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। जी कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू लेंथ 120 अपॉन एरिया 1। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है सब, तो कापा भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 60600 इंटू 10 की पावर -7, या फिर 6 इंटू 10 की पावर -5। 6 इंटू 10 की पावर -5 आ गया हमारा कापा। कापा आ गया, तो अब इस वाले फॉर्मूला से हम लैम्डा एम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हो गया ये। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/m, 6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन कंडक्टिविटी 15, सॉरी मोलैरिटी 15 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करके बताओ। सॉल्व मत करो, चलो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। 10 की पावर्स कैंसिल कर लेते हैं बस। 3 2 3 5 2/5, या फिर 0.4 इंटू 10 की पावर 4, ऊपर चला जाएगा, -1 + 3 2। 2/5 इंटू 10 की पावर 2 आ गया ये लैम्डा एम। लैम्डा एम अगर आ गया, तो हम फोर्थ स्टेप अल्फा में फाइनली सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 2/5 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट हमें निकालना था, तो लैम्डा नॉट को मैं यही रख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लैम्डा बाय अल्फा मेरे को पुट करना है, 2/5 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1/15, तो 1/15 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा हमारा लैम्डा नॉट की वैल्यू। और फिर उसको इसमें भी एक्सप्रेस करना है, क्योंकि NAT है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, 600 आ रहा है। तो 600 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 2 में। तो Z की वैल्यू आ गई 6। अब जल्दबाजी में, खुशी खुशी में वहां पे 600 हमें नहीं पुट करके आना है, हमें आंसर क्या पुट करना है वहां पे, 6। तो एडवांस के क्वेश्चन आप देख सकते हो, थोड़ा मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं।
ओके, कर लिया ये साथ के साथ मेरे। इजी था, बहुत बढ़िया अंशिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एडवांस का देखते हैं। ऑल द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन एक्स टू वाई, डेल्टा जी नॉट दे रखा है। जब एक्स से वाई जा रहे हैं तब डेल्टा जी नॉट दे रखा है, -193 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब कोई एक्स से वाई जा रहा है। इस एनर्जी को यूज कर लिया फॉर ऑक्सीडाइजिंग एम प्लस एज दिस। जो एनर्जी रिलीज हुई उससे ये रिएक्शन करा ली, एम प्लस को M3+ में ऑक्सीडाइज कर दिया, और उसका ई नॉट दे रखा है, इस रिएक्शन का ई नॉट दे रखा है -0.25 वोल्ट। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ X इज कन्वर्टेड टू Y। जब ये 1 मोल X कन्वर्ट हो रहा है Y में, उस एनर्जी को यूज करके कितने मोल्स M प्लस के कन्वर्ट हो जाएंगे M3+ में। सोचो थोड़ा। सोच पा रहे हो क्या? हमारे पास डेल्टा जी नॉट और ई नॉट को कनेक्ट करने का क्या फॉर्मूला था? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट। ये फॉर्मूला अगर हम इस रिएक्शन के लिए लगाएं, M प्लस से M3+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ई नॉट हमारे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज हो रहे हैं, F की वैल्यू हमें पता है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। डेल्टा जी नॉट कब? जब हमारा एक M प्लस एक M3+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में लूज कर रहा है। तो पहले हमने इससे डेल्टा जी नॉट अपना फाइंड कर लिया, -2 × 96500 इंटू ई नॉट -0.25। तो 0.25 × 2.5 या फिर 1/2 लिख लो, तो 96500/2 मैं इसको लिख रही हूँ अभी। इतना जूल्स जो है एनर्जी लग रही है, अगर हाँ एफ को 96500 पुट करेंगे तो इतना जूल्स एनर्जी लग रही है जब 1 मोल कन्वर्ट करना है M प्लस। एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है? इतनी। तो अगर 96500/2 जूल्स एनर्जी यूज करके 1 मोल M प्लस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो -193 किलो जूल्स 10 की पावर 3 जूल्स यूज करके कितनी कितने मोल्स जो आ जाए M प्लस ऑक्सीडाइज होंगे वो आ जाएंगे यूनिटरी मेथड लगा के, 1/96500/2 या फिर 2/96500 मल्टीप्लाइड बाय 193 इंटू 10 की पावर 3। अब इस माइनस साइन पे मत जाओ, मैग्नीट्यूड देखो, माइनस का मतलब क्या है? वो एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए वो माइनस लगाया हुआ है वहां पे। और यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या था कि एनर्जी वहां पे चाहिए ये कराने के लिए। माइनस का मतलब रिलीज और प्लस का मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आ गए हमारे मोल्स ऑफ M प्लस।
कैसे किया हमने, ये निकाल लिया कि 1 मोल M प्लस के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, और फिर जितनी एनर्जी हमारे पास थी यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, उससे कितने मोल M प्लस यहाँ पे ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी थोड़ा मल्टीपल स्टेप वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शोन बिलो इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या था, ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए? ई नॉट की वैल्यू फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल, 0 बताई थी। कॉन्सेंट्रेशन सेल हमने 2 टाइप के पढ़े थे, उसमें क्या बताया था, कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो ई नॉट होता है वो 0 होता है, क्योंकि दोनों साइड पे, एनोड और कैथोड पे, दोनों पे सेम चीज की इलेक्ट्रोड लगी होती है, और अगर सेम चीज की इलेक्ट्रोड उसमें लगी होगी तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, दोनों सेम ही है अगर। ठीक है, इसलिए ई नॉट जो है वो 0 रहता है। डिपेंड किस पे कर जाता है अब ई सेल, कॉन्सेंट्रेशन पे। तो आगे बढ़ते हैं। एम से M2 प्लस जा रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। अब स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ गया। और क्या दिया हुआ है, MX2 से M2 प्लस, और ये भी वही सेम मेटल की इलेक्ट्रोड, और इस बार इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है राइट हैंड साइड वाले पे इलेक्ट्रोड पे 10⁻³ उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस आयन। ये मैंने भी बताया अभी कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो जो EMF आएगा वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जो M2 प्लस आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे। EMF ऑफ सेल दे भी रखा है, ई सेल दे रखा है 0.059। पूछा क्या है वो देखते हैं। solubility product KSP of MX2 based on the information is, KSP पूछ लिया, और दूसरे पार्ट में पूछ लिया डेल्टा जी। डेल्टा जी तो अभी हमने देखा -NF ई सेल करके हम निकाल सकते हैं। ई सेल दे भी रखा है तो ये वाला तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। बात आ जाती है KSP वाले क्वेश्चन की। एक बार इसको सोचो, KSP कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी फाइंड कर ले तो हम KSP यहाँ से निकाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए हमें चाहिए था लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट इंटू 1000/कापा। ना तो यहाँ पे कापा की कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ना ही यहाँ पे, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि लैम्डा नॉट की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन करे थे KSP वाले, जिसमें ऐसे लिखवाया था जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड वाला, उसमें लिखाया था कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे M2 प्लस की, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे M2 प्लस की, जैसे हमने यहाँ पे कॉपर 2 प्लस की निकाली थी। उस कॉन्सेंट्रेशन को फिर KSP में पुट कर देंगे एस स्क्वायर करके। KSP एस स्क्वायर आता था जनरली, अब यहाँ पे जनरली लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने पूरा सॉल्ट यहाँ पे हमें दे नहीं रखा, तो जनरल ले लिया KSP का एस स्क्वायर। ये है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, M से M2 प्लस जा रहा है बस, और कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा, तो इसलिए KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर ही पुट करेंगे। पूरा सॉल्ट दिया होता तो हम उसको डिसोसिएट करा के एस की पूरी टर्म्स रखते, लेकिन यहाँ पे KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर या फिर KSP इज इक्वल टू M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे निकालेंगे पहले। अब इसको निकालने का तरीका है हमारे पास नर्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का यही तरीका पड़ा था बस नर्स्ट का, और तो कोई था नहीं। नर्स्ट लगाएंगे इस पे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 बाय 2 लॉग ऑफ। अब हो क्या रहा है रिएक्शन में, एनोड पे जा रहा है M से M2 प्लस, और कैथोड पे जा रहा है M2 प्लस से M।
ये हो गया एनोड का, ये हो गया कैथोड का। तो एनोड पे M2+ मतलब ये नेट रिएक्शन में राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो राइट हैंड साइड वाले ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय कैथोड पे। कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है 10⁻³ ई नॉट सेल हमारा 0 है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, ई सेल भी हमें गिवन है, तो इससे हमारे पास आ जाएगी M2+ की वैल्यू। उस M2+ की वैल्यू को हमने पुट करना है KSP वाले फॉर्मूला में, ऐसे आ जाएगा हमारा KSP। अब इसको आप मेरे को फाइनल आंसर बताओगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका फाइनल आंसर आप मेरे को बताओगे। अप्रोच मैंने बता दिए, फाइनल आंसर आप बताओगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट कर देंगे केमिकल काइनेटिक्स। तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वरना काइनेटिक्स पढ़ने लगोगे और ये भूल जाओगे। ठीक है, बाय बच्चों।